गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर राष्ट्रकूट राजवंश के ऊपर। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो जो राष्ट्रकूट राजवंश है उसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में। ठीक है, पहले ये लोग चालुक्यों के अधीन थे। ठीक है, चालुक्य राजाओं के अधीन हुआ करते थे, लेकिन 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन जो थे चालुक्य राजा, उनको हरा के स्वतंत्र राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की 752 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो मान्य खेत है वहां पे इन लोगों की राजधानी थी। ये है कर्नाटक में। ठीक है, सोलापुर के पास में। कर्नाटक शोलापुर के पास पड़ता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में इनकी राजधानी नासिक हुआ करती थी दंती दुर्ग के टाइम पे, लेकिन आगे जाके इनकी राजधानी मान्यखेत या फिर मनकिर भी कहते हैं, और इसका वर्तमान में मालखेड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, 3 राजाओं के बीच में हुआ था, पाल नरेश धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज। तो और तीसरे थे ध्रुव या फिर धारावर्ष। इनका दो इंपॉर्टेंट नाम क्या है, ध्रुव या फिर धारावर्ष। ये राष्ट्रकूट राजवंश के थे। तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए हुआ था? कन्नौज पे अधिकार के लिए। ठीक है, कन्नौज पे अधिकार के लिए। तो कन्नौज पे अधिकार के लिए इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। और इसमें राष्ट्रकूट वंश के सबसे पहले जो शासक थे वो थे धारावर्ष या फिर ध्रुव, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रकूट नरेश ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया था? तो ध्रुव ने ही अपने राज्य चिन्ह को बनाया था गंगा जमुना के प्रतीक चिन्ह के ऊपर। ठीक है, इन्होंने अपने राष्ट्र जो उनका जो राज्य चिन्ह था उसको गंगा जमुना, जब इन्होंने कन्नौज को जीत लिया था उसके बाद बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैलाश मंदिर एलोरा में स्थापित हुआ था वो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के टाइम पे हुआ था। ठीक है, कृष्ण प्रथम महाराष्ट्र में हुआ था एलोरा में कैलाश मंदिर की स्थापना। ठीक है, और जो एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका भी जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो कृष्ण प्रथम के समय में स्टार्ट हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कब स्टार्ट हो गया था? कृष्ण प्रथम के समय में। ये कहाँ पे पड़ती हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? 34 गुफाएं औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा की गुफाओं में हिंदुओं की गुफाएं कौन सी हैं? तो ठीक, इसमें 34 गुफाएं इसमें बटी हुई हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की। ठीक है, तो जो 13 से लेके 29 तक की हैं वो है हिंदू धर्म की हैं। ठीक है, 13 से लेके 29 की तक की कौन सी हैं? हिंदू धर्म की हैं, जिसमें जो 15 नंबर की जो गुफा है वो विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाती है। ठीक है, विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाती है। और जो 1 से लेके 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को बताती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे फेमस है वो है 10 नंबर वाली गुफा। 10 नंबर वाली, इसका नाम है विश्वकर्मा गुफा। बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा फेमस है। इसका नाम क्या है? विश्वकर्मा गुफा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और 15 नंबर वाली गुफा किससे रिलेटेड है? नरसिंह अवतार से। और 30 से लेकर जो 34 तक की जो ये 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस फ्रांसीसी यात्री ने एलोरा गुफाओं का उल्लेख सर्वप्रथम किया था? तो जो थेविनेट थे उन्होंने सर्वप्रथम 17th सेंचुरी में इन गुफाओं का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुव के बाद
किस राष्ट्रकूट नरेश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो सबसे पहले तो ध्रुव ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, उसके बाद उसका पुत्र आया था गोविंद तृतीय, ठीक है। इन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इन्होंने वही धर्मपाल और प्रतिहार, एक तो धर्मपाल को हराया था इन्होंने, और प्रतिहार वंश के नागभट्ट को, ठीक है, नागभट्ट सेकंड को। तो इन दोनों को इन्होंने हराया था। ये किसका पुत्र था? ये ध्रुव का पुत्र है, गोविंद तृतीय। और इन्होंने जो नॉर्थ की तरफ जो अभियान चलाया था उसमें इन्होंने मालवा, कौशल और कलिंग पे अधिकार कर लिया था। कलिंग के राजाओं को इन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया था और विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जाके साउथ में इन्होंने केरला, पल्लव, पांड्या के बाद इन सबके शासकों को भी इन्होंने हराया था और सब पे अधिकार कर लिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट राजा हैं गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अमोघ वर्ष ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो जो अमोघ वर्ष थे, शासक थे राष्ट्रकूट के, उन्होंने कविराज मार्ग, एक कन्नड़ भाषा में जो एक काव्य ग्रंथ है, इसकी रचना की है। कौन सी लैंग्वेज में है? कन्नड़ में है। अमोघ वर्ष ने इसकी रचना की है, ठीक है। और इसमें ये जो अमोघ वर्ष थे ये जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, काफी विद्वान थे। और इन्होंने लास्ट में जाके जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा, उसमें इन्होंने जल समाधि ले ली थी, ठीक है। और इन्होंने एक काम क्या किया था, जो जैन धर्म के लिए इन्होंने 5 गुफाएं जो थी वो इन्होंने ही समर्पित की थी। एलोरा में जो 5 गुफाएं थी वो जैन धर्म के लिए अमोघ वर्ष ने ही समर्पित की थी कि मंदिर बनेंगे इसमें जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आदि पुराण के रचयिता कौन है? तो जो आदि पुराण है उसके रचयिता हैं जिनसेन, जो किसके दरबार में थे? ये अमोघ वर्ष के दरबार में थे, जिनसेन, ठीक है। और इसके दरबार में और भी इंपॉर्टेंट लोग थे, एक थे सख्तयाना। इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट की रचना थी? अमोघ वृत्ति। एक तो ये थे सख्तयाना और जिनसेन, और एक और कौन थे? महावीराचार्य। इनकी इंपॉर्टेंट रचना थी गणित सार संग्रह। तो गणितासार संग्रह किसकी थी? महावीराचार्य की। और आदि पुराण जिनसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जब भारत आया था तो उस समय यहाँ पे राष्ट्रकूट में इंद्र तृतीय का राज था, ठीक है। जब ये अल मसूदी यहाँ पे गया तो इसने जो राष्ट्रकूट राजा थे उनको भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में इसने कहा था कि यहाँ पे जो राजा है वो भारत उनका मतलब जो रैंकिंग है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में आती है, इतना विस्तृत राजा है राष्ट्रकूटों का। इसने अल मसूदी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शांति पुराण कन्नड़ भाषा के किस कवि की रचना है? तो जो शांति पुराण है वो कवि पौन्न की रचना है, ठीक है। ये कृष्ण थर्ड के दरबार में थे। और ये जो कृष्ण थर्ड है ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक है, अंतिम नहीं है, अंतिम महान शासक सम्राट है, ठीक है। अंतिम महान सम्राट अगर पूछे तो कृष्ण थर्ड है वो, क्योंकि इसके बाद फिर कोई भी इतना महान राजा नहीं बन पाया था कि जिसने राज को और ज्यादा एक्सप्लोर किया हो, पर सिर्फ कृष्ण जो थर्ड है वही इसके अंतिम महान सम्राट बन गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? शांति पुराण के रचयिता कौन है? कवि पौन्न, जो कृष्ण थर्ड के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर पर सफल अभियान के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने कांची और तंजौर को जीतने के बाद
जो उपाधि धारण की थी वो थी तजयम कौंड की उपाधि, कांची और तंजौर के विजेता की उपाधि। ठीक है, तजयम कौंड की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कृष्ण जो थर्ड थे वो जो कृष्ण थर्ड थे वो उनका उनका जो नाम है वो राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में आता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। और इन्होंने एक और उपाधि धारण कर रखी थी अकाल वर्ष की। जब ये शासन पे बैठे थे तो इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण कर रखी थी। और इन्होंने रामेश्वरम में, कृष्ण 13 ने रामेश्वरम में एक मंदिर और एक स्तंभ, विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद फिर कोई इतना वो शक्तिशाली उत्तराधिकारी नहीं मिला इनको, क्योंकि इसके बाद फिर उत्तराधिकारियों के लिए जो युद्ध स्टार्ट हो गया था राज सत्ता के लिए, तो इसके बाद ये जो वंश है ये वंश पतन की ओर जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। ठीक है, कर्क सेकंड था अंतिम शासक। ठीक है, और अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। ठीक है, तो ये जो कर्क द्वितीय है इसको चालुक्य नरेश तैलेप ने 937 में, कब? 937 ईस्वी में हरा के कर्क द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य जो राजवंश थे उसकी स्थापना की थी। कौन से? कल्याणी के चालुक्य के। ठीक है, तो अंतिम महान शासक अगर पूछे अंतिम महान शासक तो वो होगा कृष्ण थर्ड। और अंतिम शासक अगर पूछे राष्ट्रकूट वंश का तो वो है कर्क द्वितीय, जिसे चालुक्य नरेश तैलेप ने हरा के यहाँ पे कल्याणी के चालुक्यों का वंश स्थापित किया था। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रकूट राजवंश की मातृभाषा कौन सी थी? तो इन लोगों की जो मातृभाषा थी वो कन्नड़ थी। ठीक है, कन्नड़ भाषा इन लोगों की मातृभाषा थी। और ये लोग शैव धर्म को, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, तो इनका कोई ऐसे ये लोग कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर धर्म के नहीं थे, इसके राजा के धर्म आगे आगे चेंज होते जा रहे थे। और इन लोगों ने अपने शासनकाल में मुसलमान जो बिजनेसमैन थे राष्ट्रकूट राजवंश में, इन्होंने उनको भी बसने के लिए अलाउ किया था और इस्लाम को भी वो फैला सकते हैं अपने राज्य में, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये लोग धर्म के मतलब सर्वधर्म प्रिय थे, ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलर धर्म को ये लोग कोई वो करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं।